बात अब बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद आज बांग्लादेश में वोटिंग जारी है। नई सरकार चुनने के लिए देश तैयार खड़ा है, लेकिन यह चुनाव सिर्फ ढाका की सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि इसका असर भारत की सुरक्षा, कूटनीति और सीमाई राज्यों पर भी साफ तौर पर दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस बार भारत समर्थक आवामी लीग चुनाव से बाहर है। मैदान में बीएनपी और जमात जैसे दलों का दबदबा जो है वो बना हुआ है, जिनका रुख जो है वो भारत विरोधी माना जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश जमाते इस्लामी के मुखिया शफीकुर रहमान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो भारत के साथ मजबूत, सम्मानजनक और दोनों देशों के फायदे वाले रिश्ते बनाएंगे। ये वादा किया गया। लेकिन अगर जमात सत्ता में आई तो बांग्लादेश में पाकिस्तान का आतंकी कनेक्शन बढ़ जाएगा। बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी नेटवर्क के लिए हो सकता है। वहीं बांग्लादेश में सरकार बनने से पहले चीनी अधिकारी सभी दलों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि बांग्लादेश का यह चुनाव सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीति दिशा तय करेगा। इसी मुद्दे पर कुछ खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश का चुनाव एशिया पैसिफिक में किस तरीके से इंपैक्ट करता नजर आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां आप तक हम ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं, किस तरीके से बांग्लादेश चुनाव जो है उसको आप समझिए। जहां कुल सीटों को लेकर बात करें, 350 सीटें बांग्लादेश में मौजूद जिस पर चुनाव होने हैं। सीधे निर्वाचित सीटें 300 हैं। आप समझिए इस पूरे मामले को, आंकड़े को समझिए आप। और महिलाओं के लिए 50 सीटें आरक्षित जो हैं वो की गई हैं। बहुमत के लिए 151 सीटें जो हैं वो चाहिए, किसी भी पार्टी को 151 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। और 300 सीटें सीधे निर्वाचन क्षेत्रों से चुनी जाती हैं, यानी कि वोटिंग से। 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित जो हैं वो की जाती हैं और विजय सीट के आधार पर जो है आवंटित। समझिए आप यहां पर बांग्लादेश के चुनाव को, आज का चुनाव 299 सीटों पर हो रहा है, यानी कि 300 में से एक सीट कम, और एक सीट पर उम्मीदवार के मृत्यु के कारण जो है चुनाव वहां पर स्थगित कर दिया गया है। बांग्लादेश में 3 दावेदार जो हैं वो हैं पीएम के। आप समझिए किस तरीके से यहां पर पीएम के दावेदारों को लेकर बात करें। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान रेस में सबसे आगे कहे जा रहे हैं। जमात को अमेरिकी समर्थन है। जेनजी की पसंद जो है वो एनसीपी है। आप समझिए पूरा मामला यहां पर किस तरीके से है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम भी रेस में लगातार बने हुए हैं पीएम बनने के लिए। तो यहां 3 दावेदारों को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं। 3 दावेदार जो हैं वो अब बांग्लादेश में पीएम पद के लिए हैं, जहां खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान रेस में सबसे आगे हैं। तारिक रहमान जो है वो सबसे आगे रेस में निकलते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और यह भी कहा जा रहा है कि तारिक रहमान भले ही आगे निकल रहे हों, लेकिन तारिक रहमान को भी जो है यहां पर पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ करोरी सिंह जुड़े हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और हमारे साथ गौरी शंकर गुप्ता जी जुड़े हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं, और मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले रैनिक से करना चाहूंगा। रैनिक से मैं अपडेट्स लेना चाहूंगा। रैनिक, अगर मतदान को लेकर बात करें, मतदान शुरू हो चुका है, क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है? क्योंकि सुबह जिस तरीके से अपडेट निकलकर सामने आई थी कि मतदान शुरू होने से ठीक पहले एक अल्पसंख्यक, एक हिंदू की हत्या कर दी गई। एकदम देखिए, बांग्लादेश में मतदान करीब 3.5 घंटा बीत चुका है और अभी भी जो खबर मिल रहा है कि सब जगह पर ही नॉर्मली मतदान चल रहा है। मगर अभी जो खबर मिल रहा है कि ढाका का 9 सीट, जिस 9 सीट से कंप्लेन आ रहा है कि पोलिंग एजेंट को बाहर कर दिया गया है, जो ये कंप्लेन किया जा रहा है, एकदम निर्दल जो प्रार्थी है उनके तरफ से कंप्लेन किया जा रहा है कि ढाका का 9 सीट, इस 9 सीट से ढाका का जो
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तस्नीम जरार, उनके तरफ से कंप्लेन है कि उनका जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर कर दिया गया है और इसी वजह से उनके तरफ से इलेक्शन कमीशन के पास वो कंप्लेन भी किए हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में ये जो मतदान का प्रोसेस चल रहा है इसमें तारिक रहमान भी मतदान कर दिए हैं और उसके साथ साथ ही इंटरिम गवर्नमेंट का जो चीफ एडवाइजर था उनके तरफ से भी ये मतदान के ये जो अनुष्ठान है इसमें वो पार्टिसिपेट किए हैं, मतदान वो भी किए हैं। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो मतदान का हार वो ही कह दे रहा है कि लगातार बांग्लादेश में जो आम जनता है वो घर से बाहर आके वोट डाल रहे हैं। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में ये मतदान का प्रोसेस, ये चुनाव करना एक चैलेंज था इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से इसके पहले ही कहा गया था कि किसी भी हालात पर बांग्लादेश में ये जो चुनाव होने जा रहा है 13th नेशनल इलेक्शन, इसको पीसफुली किया जाएगा, इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और इसी वजह से मेनली जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसके ऊपर मेनली फोकस जो है वो दिया गया था। पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जिस पहली घटना का आपने जिक्र किया, ये घटना चुनाव से ठीक पहले कई बड़े सवाल खड़े करती नजर आ रही है, जहां सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन सरकार विफल है। दूसरी ओर आप करोरी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। करोरी जी, अगर बात एनसीपी को लेकर बात करें, जनजी आंदोलन के दौरान जनबी एनसीपी को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में उसकी मुख्य भूमिका नजर आने वाली है, किंग मेकर बनती हुई एनसीपी नजर आ रही है? देखिए अभिषेक, आपने जो ग्राफिक प्रेजेंट किया और जो रौनक ने बताया, उन दोनों से ही एक चीज सामने आती है कि बांग्लादेश का ये चुनाव विशेष क्यों है और दूसरा भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। ये विशेष चुनाव इसलिए है कि इससे 2 साल पहले चुनाव हुआ, वो विवादास्पद था क्योंकि उसमें अपोजिशन पार्टीज ने, उस समय बीएनपी और जमाते इस्लामी अपोजिशन वाली थी, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो विवादास्पद रहा और ये कहा गया कि चुनाव को रिगिंग किया गया। अब जो चुनाव हो रहा है इसमें भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, हसीना की पार्टी अवामी लीग, जिसका विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में काफी प्रभाव है, उसको अलाउ नहीं किया गया, उस पर बैन लगा दिया है। तो निश्चित रूप से चुनाव होने के बाद भी विवादास्पद रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हुए या नहीं हुए, इसके लिए बांग्लादेश सरकार ने अलग अलग देशों के ऑब्जर्वर्स को इनवाइट किया है, वो उसको वॉच करेंगे कि फेयर और फ्री हुआ या नहीं हुआ। ये तो होगा, लेकिन ये चुनाव विशेष इसलिए है कि हसीना को हटने के बाद में पहला चुनाव है जिसमें बांग्लादेशी जनमानस को एस्पिरेशन बहुत हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत हैं, और इस आंदोलन को हसीना के अगेंस्ट में लीड किया वो जैन जी और मिलेनियल्स भी थे उसमें, उन्होंने लीड किया और उन्होंने ये एहसास किया कि जो परंपरागत पार्टी हैं, चाहे जमाते इस्लामी हो चाहे बीएनपी हो, वो अच्छा नहीं कर पाई हैं, तो नहीं कर पाई हैं तो उन्होंने एक अलग से पार्टी बना ली। लेकिन अल्टीमेटली उस पार्टी ने जमाते इस्लामी से अलायंस कर लिया है। अब आप और हम मीडिया में ये कह रहे हैं कि बीएनपी की संभावना है, लेकिन अब इस चुनाव में कुछ विशेष जो परिवर्तन है वो मुझे इस तरह का लग रहा है कि पहले बांग्लादेश का डायस्पोरा था, वो चुनाव में भाग नहीं लेता था, और डायस्पोरा बहुत बड़ा है, लगभग 13 मिलियन के करीब है, लगभग 8% वोटर्स हैं उनमें, तो वो पहली बार भाग ले रहा है। और उसमें जमाते इस्लामी का और जो एनसीपी है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, उनका जो कैंपेन हुआ है, जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। वो इसलिए वो डायस्पोरा है, वो पैसा भी दे रहा है, पैसा भेज रहा है, जो भी वहाँ नौकरी करने वाले हैं बाहर, विशेष रूप से मजदूर ज्यादा हैं, तो अपनी सैलरी में से वो हर महीने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सोशल मीडिया को इतना यूज किया है एनसीपी और जमाते इस्लामी ने कि उनको बिल्कुल ब्रेन उनका वॉश कर दिया है। बिल्कुल करोरी जी, साफ तौर पे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का इंपैक्ट जो है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिला, जिस तरीके से आपने जिक्र किया। गौरीशंकर गुप्ता जी का रुख करना चाहूंगा मैं। गौरीशंकर जी, बतौर राजनयिक, जिस तरीके से आप का जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर इस चुनाव को देखा जाए, क्या आपको लगता है कि यह चुनाव क्षेत्रीय जो अस्थिरता बनी हुई है उसको ठीक करेगा? क्या स्थिरता लौटेगी?
अभिषेक जी, ऐसा है कि मैं बांग्लादेश में 3 साल सर्व कर चुका हूं जी और मैं ये मानता हूं कि ये जो चुनाव है वो अस्थिरता को नहीं रोक पाएगा। जी लेकिन अभी जो बीएनपी पार्टी है उसका पलड़ा मेरे को भारी लग रहा है, जी क्योंकि जमाते इस्लामी को लोग इसलिए नहीं चाहते कि बड़ी फंडामेंटलिस्ट पार्टी है और ये जो पार्टी है वो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। आपने देखा कि एक औरतों का भी बहुत बड़ा जुलूस कल और परसों निकला था जी कि हमारे अधिकार नहीं छीने जाएं। लेकिन इस बार जो है वो रेडिकल फोर्सेस थोड़ी हावी नजर आ रही हैं, क्योंकि जब से ये अंतरिम सरकार बनी है तब से जमाते इस्लामी को पूरा फील्ड अवेलेबल है और उन लोगों ने हर तरह से तरह तरह के अत्याचार भी किए हैं। आपने देखा कि माइनॉरिटीज के ऊपर, पर्टिकुलरली हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हिंदू लोग भी वोट तो डालना चाहेंगे, लेकिन अब उनके पास आवामी लीग का ऑप्शन नहीं होने से मेरे को लगता है कि वो लोग जो हैं वो बीएनपी सेकंड बेस्ट ऑप्शन मान के उनको वोट करेंगे। और आवामी लीग के जितने भी सपोर्टर हैं वो भी ऐसा ही लगता है कि बीएनपी को सपोर्ट करेंगे। अब ये डायस्पोरा का जो वोटिंग पैटर्न है वो एक नया एलिमेंट है, वो पहले इनके चुनाव में कभी नहीं रहा। उनने कई बड़े देशों में है ऐसा पैटर्न, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी सोचना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने जो है काफी फंड प्रोवाइड किया है विदेशों में बैठे हुए। मैं समझता हूं कि ये लोग विदेशों में जो बैठे हैं वो ये ऐसा नहीं चाहेंगे कि फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट आगे आए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो तो अपनी स्वतंत्रता भोग रहे हैं। लेकिन देश में उनके दूसरे जो सिटीजन हैं उनको स्वतंत्रता मिले या नहीं, उनका कितना कंसर्न है मैं नहीं समझता। जी लेकिन ये बिल्कुल चुनाव भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हमारे देखो 2400 किलोमीटर की बड़ी सीमा लगती है, उसमें घुसपैठिए बहुत आते हैं। हमारे वाटर रिवर वाटर के शेयरिंग के एग्रीमेंट्स हैं, काफी ट्रेड एंड ट्रांजिट के एग्रीमेंट्स हैं, पावर सेक्टर में एग्रीमेंट हैं और हमारी इकोनॉमीज काफी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इन सबको देखते हुए और नॉर्थ ईस्ट की जो सुरक्षा है, 7 जो सिस्टर्स हैं उनके जो उग्रवादी एलिमेंट है उनको बांग्लादेश पहले शरण दिया करता था। जी हो सकता है कि अगर जमाते इस्लामी आए तो फिर उन चीजों को वो वापस बढ़ाना चाहे और पाकिस्तान का दबदबा वहां बढ़े। तो जी मेरे को लगता है कि अभी बड़ी अनसर्टेनिटी है। अगर बीएनपी आती है तो मैं समझता हूं कि वो भारत के लिए सबसे अच्छा अध्याय होगा। अगर अवामी लीग के बाद में वो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है। अगर जमाते इस्लामी आती है तो मैं नहीं समझता कि आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन पे ऊपर कब्जा कर पाएंगे। जी तो जी ये संभावना बहुत गहरी संभावना है। इलेक्शन को चैलेंज किया भी जाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी को आपने बैन कर दिया है, तो हो सकता है उनके जो समर्थक हैं वो इस इलेक्शन को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करें। तो बिल्कुल अभी तक बड़ा ओपन फील्ड है। अभी देखते हैं अगले 2-3 दिन में कैसा संयोग बनता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर गौरी जी जिस तरीके से आपने जिक्र किया। दूसरी ओर रैनिक मैं आपका रुख करूंगा। रैनिक, अगर बात चुनाव को लेकर करें तो चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको लेकर भी कई सारी बातें जो हैं होती नजर आई थी। आप रैनिक, क्या अपडेट्स आपको मिल पा रही हैं? क्या बांग्लादेश के लोगों का कहना है इस चीज को लेकर कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा? देखिए, बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहा है उसमें ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहा था। और मगर आम जनता जो है वो जिस तरीके से आज मतदान करने के लिए बाहर आए हैं, तो इसमें एक बात साफ हो जा रहा है कि बांग्लादेश में गवर्नमेंट तैयार करने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं। बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रहा था उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहा था। ठीक इसी टाइम पर बांग्लादेश में ये जो मतदान हो रहा है 13th नेशनल इलेक्शन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि बांग्लादेश में नया सरकार आए और एक स्टेबल सरकार गठन हो। और जिस तरीके से 3.5 घंटा बीत चुका है और जिस तरीके से मतदान हो रहा है और जिस हार में लोग बाहर आके वोट दे रहे हैं, तो इसमें एक बात स्पष्ट हो चुका है कि बैलेट हो या ईवीएम, आम जनता अभी चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो और इसी वजह से लोग बाहर आके मतदान में शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी ये बैलेट को लेकर सवाल
सवाल उठाया गया था कि बैलेट पे अगर चुनाव किया जाएगा तो ये सही तरीके से होगा कि नहीं, बैलेट में ये चुनाव जो मतदान किया जा रहा है इसमें कोई झोल होगा कि नहीं, इसमें कोई घोटाला होगा कि नहीं, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहा था। मगर फिलहाल अगर देखा जाए तो सबका फोकस एक ही तरफ है कि बांग्लादेश में ये जो चुनाव सुबह से चल रहा है, सुबह बांग्लादेशी टाइम 7:30 बजे से ये जो चुनाव चालू हुआ है ये एकदम शांतिपूर्ण हो, और अभी तक जो 3.5 घंटा बीत चुका है इसमें 2-3 खबर के अलावा अभी तक कोई बड़ा घटना का जिक्र बिल्कुल रानिक, अगर बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों को लेकर बात करें, उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाना। करोरी जी के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा, और अगर बीएनपी और जमात को लेकर जिक्र की जाए, करोरी जी यहां पर क्या लगता है आपको, बीएनपी और जमात में से कौन सा दल आगे निकलता नजर आ रहा है? क्या केवल जेनजी के भरोसे एक तरफ अगर बात यहां पर सरकार बनाने को लेकर की जाए, क्या वो बन पाएगी? देखिए अभिषेक, बांग्लादेश में पहले 2 बेगमों की प्रतिस्पर्धा थी राजनीतिक, आवामी लीग की हसीना और खालिदा जिया बीएनपी का। ये हम कहते थे कि 2 बेगमों की राजनीति है, उनकी लड़ाई है। अब 2 रहमानों की लड़ाई है, तारिक रहमान और शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान जमाते के लीडर हैं, लेकिन जिस तरह से जमात ने अपने आप को पॉलिटिकली प्रभावशाली बनाया है, इम्प्रूव किया है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि अर्बन मिडिल क्लास निश्चित रूप से बीएनपी के साथ जाएगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अवामी लीग के, जो हमारा मीडिया सभी जगह ये कह रहा है कि अवामी लीग के सपोर्टर थे वो बीएनपी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेरा अपना जो समझ है, इम्प्रेशन है, वो ये है कि गांव में जो अवामी लीग के ज्यादा सपोर्टर हैं वो नेशनल सिटीजन्स पार्टी की वजह से जमाते की तरफ जाने की संभावना मुझे लग रहा है। दूसरा है कि डायस्पोरा है वो इतना एनलाइटेड उस रूप में पॉलिटिकली नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हैं वो मजदूर हैं, मैनुअल लेबर करने वाले हैं, और उनको जिस तरीके से प्रभावित किया है कि ये कि शफीकुर रहमान है, वो बांग्लादेश में रहते हैं, वो खुद अपना पैसा लगाते हैं, पैसा पब्लिक से नहीं लेते हैं, उसका अपना बिजनेस है। तारिक रहमान है वो 17 साल तक बाहर रहा, उसका बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है, और वो कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं करते हैं, वो तो एक बर्डन होंगे। इस तरह का जो कैंपेन किया है डायस्पोरा में वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड है। तो ऐसी स्थिति में जमाते इस्लामी अकेली कभी सत्ता में नहीं आ सकती थी, लेकिन 11 पार्टियों का अलायंस बनाया है, और नेशनल सिटीजन्स पार्टी के साथ होने पे हम कुछ भी स्थिति बन सकती है। और अगर इसमें एक दूसरी चीज और है कि इलेक्शन के साथ साथ रेफरेंडम भी साथ में हो रहा है, जिसका मुझे लगता है कि रेफरेंडम का जो समर्थन करने वाले हैं उसमें सभी दोनों पार्टियों के हैं, तो रेफरेंडम अप्रूव तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो भी सरकार बनेगी, चाहे जमात की लेड बने या बीएनपी लेड बने, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आर्थिक सुधार करने हैं, राजनीतिक सुधार हैं, वो और भी ज्यादा जटिल हैं, और एक सामाजिक सामंजस्य बनाने की बात भी है। जमात वैसे ये कहते हैं कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, लेकिन जमात के नेता ने जो शफीकुर रहमान है वो ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश, करोरी जी जो जिक्र आपने किया, जो आपने जिक्र किया वो